हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मेडलब सक्सेस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम सांस तो ले लेते हैं लेकिन बॉडी को एक्चुअल में ऑक्सीजन मिलती कैसे है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बनती है वो बाहर कैसे निकलती है। हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन, उसके ऑर्गन्स, लंग्स का स्ट्रक्चर और ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा क्लियर वे में विद डायग्राम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, हमारा पढ़ने का शुरू से भी यही रहा है कि पहले हम ओवरव्यू देखते हैं फिजियोलॉजी में, उसके बाद डिटेल में थ्योरी पे जाते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओवरव्यू यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले। तो देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम क्या करता है, ऑक्सीजन को इनहेल करने का और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का। वो ऑक्सीजन हमारे सारे के सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में काम आती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो वेस्ट मटेरियल होता है हमारे सारे के सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन का, जो कि ब्लड के थ्रू बाहर जाता है ना। तो यहाँ पे काम समझ आ गया। अब कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें शामिल है इसे समझते हैं। तो देखो, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है कि हमारे पास सामने ना लंग्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो लंग्स है ना, वो बीच वाली इमेज में तो रिब केज के अंदर की साइड बंद है। तो रिब केज क्या काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को भी, है ना। और फिर जो सेकंड इमेज है ना, वो विदाउट रिब केज दिखाया गया है लंग्स को, और जो थर्ड इमेज है उसमें लंग्स के अंदर का पोर्शन दिखाया गया है हमारी ट्रेकिया और ब्रोंकस का। तो चलो, अब हम समझते हैं वो सारे ऑर्गन्स जो कि इन्वॉल्व रहते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, वो 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, उसके अंदर आती है हमारी नोज़, नेज़ल कैविटी एंड फेरिंग्स। ये वाला पोर्शन हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। उसके बाद लैरिंग्स से स्टार्ट हो जाता है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो हमारा लैरिंग्स होता है ना, वो उसके पास एपिग्लोटिस होता है, जो कि गेट की तरह बिहेव करता है बिटवीन ईसोफेगस एंड ट्रैकिया। ईसोफेगस होता है ना, वो हमारा फूड पाइप होता है, उसके ज़रिए खाना हमारे पेट में जाता है। और जो ट्रेकिया होता है ना, उसके ज़रिए सांस हमारे लंग्स तक जाती है। और जो लैरिंग्स होता है ना, वो हमारा साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। फिर लैरिंग्स के बाद आता है हमारा ट्रेकिया, जो कि कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। और जो ट्रेकिया होता है ना, वो डिवाइड हो जाता है फिर ब्रोंकाई में। और जो ब्रोंकाई होती है ना हमारी, वो जो हमारा जो ट्री रहता है उसकी ब्रांचेस जिस तरह फैली होती है ना, उसी तरह फैल जाती है और बनाती है ब्रोंकियोल्स। तो उसकी जो ब्रांचेस डिवाइड हो जाती है जब ब्रोंकाई की, उसे हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, जो कि फिर लंग्स के अंदर आ जाती है। तो ये रहा हमारा लंग वाला स्ट्रक्चर। और यहाँ तक के जो स्ट्रक्चर थे उसे हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, क्योंकि वो एयर को कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब एयर को पहुँचा रहे हैं उसकी प्लेस तक। उसके बाद ना ब्रोंक्यूल से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे अंगूरों का गुच्छा नहीं होता है, वैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं एल्वियोलाइज, और जहाँ पर रियल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और फिर एल्वियोलाइज को ही बोला जाता है हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट। तो यहाँ पर हमने ओवरव्यू पूरा देख लिया कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और बेसिक क्या क्या उनका काम होता है। तो चलो, अब हम इसे विद थ्योरी समझते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, तो इसमें भी यही कहा गया है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, वो ब्रेथ और गैस को एक्सचेंज करने में काम आता है बिटवीन हमारी बॉडी एंड इन्वायरमेंट। और इसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है ना, वो ऑक्सीजन लेती है बाहर से और रिमूव करती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी सेल्स बनाती है। तो अब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ना क्या क्या करवाता है वो देखेंगे हम। तो ये ब्रीदिंग करवाता है, गैसेस का एक्सचेंज करवाता है, मेंटेन करता है हमारी बॉडी का एसिड बेस बैलेंस को, मतलब पीएच को मेंटेन करने का काम भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ही करता है।
और रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा वॉइस प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है और स्मेल में भी हेल्प करता है। और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन पर्पस होता है ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है कंडक्टिंग पार्ट, एक है रेस्पिरेटरी पार्ट। जो कंडक्टिंग पार्ट होता है ना, वो एयर पैसेज वाला पार्ट होता है। मतलब हमारी एयर को जो पास करने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है, वो होता है हमारा कंडक्टिंग पार्ट। और रेस्पिरेटरी पार्ट गैस एक्सचेंज वाला पार्ट होता है। मतलब हमारे ब्लड और टिश्यूज़ का जो गैस रहता है, वो हमारे लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है, वो होता है हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट। तो अब इन दोनों पार्ट्स को हम डिटेल में समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले आ जाता है हमारा कंडक्टिंग पार्ट, जो कि एयर पैसेज जोन होता है। और यहाँ पर भी यही लिखा है कि द कंडक्टिंग पार्ट इज़ द पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट ओनली कंडक्ट्स एयर टू द लंग्स। मतलब ये सिर्फ एयर को पहुँचाने का काम करती है लंग्स तक, और यहाँ पर कोई गैस एक्सचेंज नहीं होता है। और इसका जो मेन काम होता है ना, वो एयर को प्रिपेयर करना होता है एल्वियोलाई के पास पहुँचने से पहले। मतलब ऐसे डायरेक्ट बाहर की एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, टेम्परेचर सही नहीं होता है, तो एल्वियोलाई में जाने से पहले उसका टेम्परेचर सही करना और उसको ऐसे क्लीन करने का काम हमारा पूरा की पूरा कंडक्टिंग पार्ट का रहता है। तो हमारे कंडक्टिंग पार्ट के अंदर आती है नोज़, नेज़ल कैविटी, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जितने भी पार्ट्स आते हैं, वो सारे होते हैं हमारे कंडक्टिंग जोन। और इसके बाद जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई होती है ना, वो हमारी रेस्पिरेटरी जोन के अंदर आती है। अब आ जाता है हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट, जहाँ पर रेस्पिरेशन अकर करता है। मतलब हमारी गैस का एक्सचेंज इस जगह पर ही होगा। और यहाँ भी यही लिखा है कि द रेस्पिरेटरी पार्ट इज़ द रीजन of the respiratory tract where the actual exchange of gases O2 and CO2 occurs between the air and blood। मतलब एयर और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होता है, वो रेस्पिरेटरी पार्ट में होता है। और यहाँ यही लिखा है कि जो कंडक्टिंग पार्ट रहता है ना, वो सिर्फ एयर को कैरी करता है, मतलब पहुँचाने का काम करता है। लेकिन रेस्पिरेटरी पार्ट में रियल रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है, मतलब एक्सचेंज परफॉर्म होता है। उसके बाद हमारे रेस्पिरेटरी पार्ट के ऑर्गन्स इसमें आते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से लेकर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाइज। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो हमारी फंक्शनल यूनिट बनाते हैं लंग्स की। और ये रहा हमारा एल्वियोलर डक्ट, और इसके अंदर आएंगी हमारी एल्वियोलर सैक्स, और ये रहे हमारी अंगूर के गुच्छों जैसे एल्वियोलाइज। और ये जो एल्वियोलाइज है ना, इनके ऊपर ढेर सारी वेन्स वगैरह आती है और कैपिलरीज आती है, जो कि गैस एक्सचेंज का काम करती है बिटवीन एयर, मतलब बिटवीन ब्लड एंड लंग्स। उसके बाद हम एक एक करके सारे के सारे पार्ट्स को समझेंगे विथ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा नोज़ एंड नेज़ल कैविटी। तो ये जो होता है ना, ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहता है एयरवे का। ये डिवाइडेड रहता है नेज़ल सेप्टम से, और लाइन मतलब अंदर इसकी जो कवरिंग होती है वो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम से होती है, जो कि बनी हुई होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम और गॉबलेट सेल से मिलकर। उसके बाद नोज़ और नेज़ल कैविटी के फंक्शंस की बात करेंगे। तो जो नोज़ और नेज़ल कैविटी रहती है ना, वो एयर को फिल्टर करने का काम करती है। नोज़ के अंदर जो नोज़ हेयर्स होते हैं और म्यूकस होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स को क्लीन कर देता है। उसके बाद ये एयर को वार्म करने का काम करती है, मतलब हल्का सा
गर्म करने का काम करती है और एयर को नमी देने का काम करती है, मतलब मॉइस्ट करने का काम करती है और स्मेल सेंसेशन में हेल्प करती है। और ये इमेज में हमारी नेज़ल कैविटी और नोज़ दिख रही है। और जो नोज़ होती है ना, अगर नेज़ल सेप्टम में कोई भी डेविएशन आ गया, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है। उसके बाद बात करेंगे हम फेरिंग्स की। अब जो फेरिंग्स होता है ना, वो मस्कुलर ट्यूब होता है 12 से 14 सेंटीमीटर का, और ये हमारी नेज़ल कैविटी से लैरिंग्स और ईसोफेगस तक जुड़ा हुआ होता है। मतलब देखो, यहाँ पे ये हमारी नोज़ और माउथ था, यहाँ से ये हमारा आया है फेरिंग सबसे पहले, जो कि फूड और एयर का कॉमन पैसेज होता है। और फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा लैरिंग्स, जिसके पास होता है एपिग्लॉटिस। इसे हम आगे समझेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं फेरिंग्स की। तो फेरिंग्स के ना 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है नेज़ोफेरिंग्स, एक ओरोफेरिंग्स एंड एक होता है लैरिंगोफेरिंग्स। तो जो नेज़ोफेरिंग्स होता है ना, वो एयर पैसेज का काम करता है। उसके बाद जो ओरोफेरिंग्स होता है ना, वो एयर और फूड को पास करने का काम करता है। और जो लैरिंगोफेरिंग्स होता है ना, वो एयर को पास करता है टूवर्ड्स लैरिंग्स। और जो हमारी पैलेटाइन होती है ना, उसके थोड़े पीछे की साइड टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इम्यूनिटी देने का काम करते हैं। अब बात करेंगे हम लैरिंग्स की, जिसे हम वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है और ये फेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में लोकेटेड रहता है। और ये इम्पॉर्टेंट इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें आता है एक वोकल कॉर्ड, जो कि वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और एक होता है एपिग्लॉटिस, जो कि कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। मतलब ये गेट की तरह बिहेव करता है बिटवीन फूड पाइप एंड हमारा ये एयर पाइप, जिसे हम ट्रेकिया भी बोलते हैं। अब लैरिंग्स के फंक्शंस की बात करते हैं। तो लैरिंग्स ना साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है और ये प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री ट्रेकिया के अंदर। मतलब जब हम खाना खाते हैं ना, निगलते हैं ना, स्वेलो करते समय जब खाना ईसोफेगस में जाता है, तब ये जो एपिग्लॉटिस होता है वो हमारे ट्रेकिया के ऊपर जाके लग जाता है, एक गेट की तरह बिहेव करता है, बंद हो जाता है। तो हमारे जो खाने की एंट्री होती है ना, वो ट्रेकिया के अंदर नहीं होती है और ईसोफेगस में हो जाती है डायरेक्ट। पर ना बहुत बार क्या होता है कि जो हम कभी बात करते करते खाना खाते हैं, तो हमारा जो खाना होता है ना, वो ईसोफेगस में जाने की बजाय गलती से ट्रेकिया में चले जाता है, तो एकदम से हमें खांसी आ जाती है। तो वो कफ रिफ्लेक्स होता है हमारे फूड पार्टिकल्स को बाहर निकालने के लिए। और ये हमारे यहाँ पे साउंड बॉक्स दिखाया गया है, उसकी लोकेशन। अब देखो, ये रहा हमारा लैरिंग्स और ये है हमारा एपिग्लॉटिस। ये जो फ्लैप है ना, जब हम खाना निगलते हैं तब ये इस तरह से यहाँ पे आके क्लोज हो जाता है, तो खाना डायरेक्ट अंदर ईसोफेगस में जाता है। और फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है लैरिंग्स के बाद हमारी ट्रेकिया। अब बात करेंगे हम ट्रेकिया, जिसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं। तो ट्रेकिया की लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर और डायामीटर होता है 2 to 2.5 सेंटीमीटर। और जो हमारा ट्रेकिया होता है ना, वो सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज रिंग से मिलके बना हुआ होता है, जिसमें 16 से 20 रिंग्स प्रेजेंट होती है। मतलब इस टाइप की ढेर सारी रिंग्स प्रेजेंट होती है, 16 से 20 रिंग्स, जिनसे मिलकर हमारा ट्रेकिया बना हुआ होता है पूरा। और ये कार्टिलेज की बनी हुई होती है, हाइलिन कार्टिलेज की। और हमारे विंड पाइप का काम होता है हमारी एयर को हमारे ब्रोंकाई तक पहुंचाना, मतलब कंडक्ट एयर टू ब्रोंकाई। और ये लाइन रहता है सीलिएटेड एपिथेलियम के थ्रू। और इसके अंदर ना सीलिया होती है, जो कि म्यूकस को ऊपर की साइड मूव करवाती है, जिसे हम बोलते हैं म्यूकोसीलियरी एस्केलेटर। और बहुत बार जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं ना, उनकी सीलिया डैमेज हो जाती है, तो उन्हें क्रोनिक कफ वाली डिसीजेज हो जाती है। और इस तरह से हमारी एयर पास होती है।
ये हमारे लेरिंग्स के थ्रू ट्रेकिया में गई है और ट्रेकिया से ब्रोंकाई के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर चली गई है। और यहाँ पर हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाइज भी दिख रही है और ब्रोंकाइस आगे फर्दर डिवाइड है टू ब्रोंक्यूल्स, वो भी सारे के सारे नज़र आ रहे हैं, ऐसे ब्रांचेस जैसा दिख रहा है। नाउ अब हम डिटेल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझेंगे लंग्स की। इसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसमें सारी की सारी चीज़ें कवर करेंगे अब हम। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि द लंग्स आर द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। हमारे जो लंग्स होते हैं ना, वो मेन ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए। और हमारे ऐसे दो पैर रहते हैं, मतलब एक पैर रहता है जिसमें दो लंग्स आते हैं, जो कि स्पॉन्जी, इलास्टिक और एयर फिल्ड ऑर्गन रहता है, जो कि प्रेजेंट रहता है थोरेसिक कैविटी में हमारे हार्ट की दोनों साइड। और इसका प्राइमरी फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एयर एंड ब्लड। उसके बाद लोकेशन की बात करेंगे तो जो लंग्स होते हैं वो थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड रहते हैं, बोथ साइड ऑफ मेडियस्टिनम, मतलब ऐसा सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है, उसके दोनों साइड हमारे लंग्स सिचुएटेड रहते हैं। और ऐसे डायफ्राम रहता है, उसके ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं और इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए रिब्स होती है। होप इतना स्ट्रक्चर समझ आया होगा, लोकेशन उसकी। और ये दिख रहा है हमारा डायफ्राम, जो कि इनहेल और एक्सहेल करते हैं ना तब ऊपर नीचे भी होता है। और ये रहे हमारे लंग्स जो कि रेस्ट कर रहे हैं डायफ्राम के ऊपर। और ये है हमारा ट्रेकिया, ये ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई, और ये जो सब डिवाइडेड है ये डिवीजन है हमारा ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद बात करेंगे हम साइज, शेप और कलर की। तो हमारे जो लंग्स रहते हैं ना वो कोन शेप के होते हैं, और जो ऐसा ऊपर का पॉइंटेड पार्ट होता है ना उसे हम एपेक्स बोलते हैं, अपर पॉइंटेड पार्ट। ये वाला पार्ट हमारा एपेक्स होता है, जो कि क्लेविकल से 2 to 3 सेंटीमीटर दूर रहता है। और जो बेस रहता है ना वो डायफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है। और जो कलर होता है हमारे लंग्स का, चिल्ड्रंस के पास पिंक कलर का होता है, एडल्ट के पास ग्रे कलर का, और जो स्मोक करते हैं ना उनका ब्लैकिश होता है जिसमें कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। अब हम एक्सटर्नल फीचर्स की बात करेंगे लंग्स के। तो हमारा जो हर लंग्स होते हैं ना तो उसके पास होता है एक एपेक्स, जो कि अपर टिप रहती है एक्सटेंडिंग इनटू रूट ऑफ नेक। तो ये जो एपेक्स होता है ना वो जो नेक की एंडिंग होती है वहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये वाला पोर्शन जो होता है हमारा एपेक्स होता है। उसके बाद बेस, जो कि लोअर कॉन्केव सरफेस होती है, जो कि रेस्ट कर रही होती है डायफ्राम के ऊपर। तो ये नीचे जो होती है इसे हम बोलते हैं बेस। अब लंग्स की सरफेसेस की बात करेंगे। अब जो रिब्स के साइड, मतलब रिब्स के साइड जो सरफेस होती है ना ये वाली, उसे हम बोलते हैं कोस्टल सरफेस। और जो हार्ट के पास की सरफेस होती है उसे हम बोलते हैं मेडियस्टिनल सरफेस। और जो नीचे की साइड होती है ना इंफीरियर, उसे हम बोलते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस, क्योंकि वो डायफ्राम के पास हो रही है। उसके बाद बॉर्डर्स की बात करेंगे हम लंग्स की। तो लंग्स के पास होती है एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर। तो देखो इसमें हमें नज़र आ रही है हमारी यहाँ पे ये रही पोस्टीरियर बॉर्डर, ये रही हमारी एंटीरियर बॉर्डर और ये रही हमारी इंफीरियर बॉर्डर। अब हम बात करेंगे लोब्स एंड फिशर्स की। तो देखो हमारे जो लंग्स है ना, एक है राइट लंग और एक है लेफ्ट लंग। तो हमारा जो राइट लंग है उसके पास होते हैं 3 लोब्स, एक ऐसा और एक ऐसा। और हमारा जो लेफ्ट लंग है ना उसके पास होते हैं सिर्फ 2 लोब्स।
तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि हमारे जो राइट लंग होते हैं ना, उसके पास होते हैं 3 लोब्स। ये है सुपीरियर, एक होता है मिडिल और एक होता है इन्फीरियर। और जो हमारा लेफ्ट लंग होते हैं ना, उसके पास होते हैं 2 लोब्स, एक होता है सुपीरियर और एक होता है इन्फीरियर। अब बात आती है ये फीजर्स की, कि ये फीजर्स होते क्या है। तो ये जो लोब्स है ना, वो जिस लाइनिंग के थ्रू डिवाइडेड है उन्हें हम बोल रहे हैं फीजर्स। तो अब देखो, हमारा जो राइट लंग है ना, उसके पास एक हॉरिजॉन्टल फीजर है और एक ऑब्लिक फीजर है। तो हॉरिजॉन्टल, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल, और जो ऐसी थोड़ी सी टेढ़ी हुई लाइन है ना, उसे हम बोल रहे हैं ऑब्लिक। और जो हमारा लेफ्ट लंग है, उसके पास है सिर्फ ऑब्लिक फीजर, मतलब सिर्फ ऐसी वाली लाइन जा रही है, क्योंकि ये 2 लोब्स में डिवाइड है। तो यहाँ आपको लोब्स और फीजर्स भी समझ आ गया होगा। अब इसे हम डायग्राम में भी देख लेते हैं। तो ये दिख रहे हैं हमारे तीनों लोब्स राइट लंग के, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। और ये है हमारी हॉरिजॉन्टल फिशर और ये है हमारी ऑब्लिक फिशर। उसके बाद ये दिख रहा है हमारा लेफ्ट लंग में 2 लोब्स, सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब, जिसमें दिख रही है हमारी सिर्फ एक ऑब्लिक फिशर। अब बात करेंगे हम कार्डियक नॉच की। तो हमारा जो लेफ़्ट लंग होता है ना, उसमें हल्का सा ये यहाँ पर नीचे की साइड थोड़ा सा ऐसा नॉच टाइप होता है, मतलब ऐसा थोड़ा सा डिप्रेशन होता है जहाँ पे हार्ट लोकेटेड रहता है। और जो राइट लंग रहता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ़्ट लंग से, क्योंकि लेफ़्ट लंग के पास हार्ट भी लोकेटेड रहता है नीचे की साइड। उसके बाद हम बात करेंगे हाइलम एंड रूट ऑफ लंग्स की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। यहीं पे से हमारी सारी की सारी आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स पास होती है। तो हमारा जो लंग रहता है ना, वो यहाँ पे एक हल्की सी वो डिप्रेशन रहती है, जिसे हम हाइलम बोलते हैं। तो हाइलम जो होती है वर्टिकल डिप्रेशन ऑन द मीडियल सरफेस वेयर द स्ट्रक्चर एंटर लीव द लंग, मतलब लंग से अंदर जितनी भी चीज़ें जाती है वो इस हाइलम के थ्रू ही जाती है, और जितनी भी चीज़ें बाहर आती है वो भी इस हाइलम के थ्रू ही आती है। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लंग्स के अंदर पास करते हैं, जिसे हम रूट ऑफ लंग भी कहते हैं। तो उसमें आते हैं हमारी प्राइमरी ब्रोंकस, मतलब हमारी जो ब्रोंकाई अटैच होती है ना लंग्स से, वो हमारी नॉच के थ्रू जाती है। पल्मोनरी आर्टरीज जाती है, पल्मोनरी वेन्स जाती है, लिम्फेटिक्स और नर्व्स जाती है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये एंट्री और एग्जिट गेट होता है लंग्स का, हमारा हाइलम। ये है हमारा हाइलम, जहाँ से सारी की सारी हमारी नर्व्स, आर्टरीज एंड वेन पास करती है, और ब्रोंकस भी। उसके बाद हम बात करेंगे लंग्स की कवरिंग्स, जिसे हम प्लूरा भी बोलते हैं। हमारे जो लंग्स रहते हैं ना, वो कवर्ड रहते हैं डबल लेयर मेम्ब्रेन से, जिसे हम प्लूरा बोलते हैं। अब जो प्लूरा होती है ना, उसकी 2 लेयर होती है। एक होता है विसरल प्लूरा, जो कि लंग सरफेस से जुड़ा हुआ रहता है, और एक होता है पेराइटल प्लूरा, जो कि चेस्ट वॉल से जुड़ा हुआ होता है, मतलब बाहर की साइड और एक अंदर की साइड। उसके बाद आती है हमारी प्लूरल कैविटी, जो कि स्पेस रहती है उन दोनों प्लूरल लाइंस के बीच में, जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड फिल होता है। ये वाली स्पेस प्लूरल कैविटी हो जाती है हमारी, जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड फिल रहता है। अब प्लूरल फ्लूइड के फंक्शन की बात करेंगे तो ये ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है और लंग्स के एक्सपेंशन में हेल्प करता है। उसके बाद क्लिनिकल कंडीशन रिलेटेड टू प्लूरल और प्लूरल कैविटी, जिसमें सबसे पहले आता है प्लूरलाइटिस, जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो चेस्ट पेन होता है। उसके बाद आ जाता है प्लूरल इफ्यूजन, जिसमें फ्लूइड, मतलब ढेर सारा फ्लूइड एक जगह पे भर जाता है। और फिर आता है न्यूमोथोरैक्स, जिसमें एयर एंटर कर जाती है कैविटी के बीच में, जिससे लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं हमारे। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे लंग्स की। अब अंदर हमारी एक बार ब्रोंकाई एंटर कर जाती है तो वो डिवाइड होती रहती है रैपिडली बहुत सारी ब्रांचेस में।
तो सबसे पहले आती है हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर आती है हमारी सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर आती है और ज़्यादा ब्रांच हो जाती है उसकी, जिसे हम बोलते हैं टर्शरी ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस या ब्रोंक्योल्स। और फिर उसके बाद आ जाती है हमारी टर्मिनल ब्रोंकाई, जो कि एंडिंग वाली ब्रोंकाई होती है, जिससे हमारी एल्वियोलाइज जुड़ी हुई होती है। फिर तो इंटरनल स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। उसके बाद एल्वियोलाइज की बात करेंगे, जो कि लंग्स के अंदर होती है। तो अबाउट 300 मिलियंस ऑफ एल्वियोलाइज हमारे लंग्स के अंदर होती है, जो कि सराउंडेड रहती है कैपिलरीज के थ्रू, जिससे रेस्पिरेशन अकर करता है बिटवीन, मतलब हमारा एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और CO2 का ब्लड से, और ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाती है। और सारी की सारी एल्वियोलाइज मिलाकर सरफेस एरिया होता है हमारा 70 से 100 मीटर स्क्वायर, और फंक्शन इसका काम होता है गैस को एक्सचेंज करवाना। एल्वियोलाइज को हम लंग्स के अंदर तो पढ़ ही रहे हैं, प्लस इसे अलग से भी हम और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये मेन साइट ऑफ रेस्पिरेशन होती है। और ये रही हमारी सारी की सारी एल्वियोलाइज। ये है हमारा ट्रेकिया, उसके बाद ये ब्रोंकाई, उसके बाद ये ब्रोंक्योल्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, और ये जो हमारी अंगूर के जैसे गुच्छों जैसी दिख रही है वो हमारी सारी की सारी एल्वियोलाइज। और ये उसके ऊपर पतली पतली कैपिलरीज दिख रही है ना, ये कैपिलरीज एक्सचेंज में काम आती है CO2 और O2 के। अब ब्लड सप्लाई ऑफ लंग्स की बात करेंगे। तो देखो, पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि फंक्शनल होता है, जिसके अंदर आती है पल्मोनरी आर्टरीज, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है हार्ट से लंग्स तक। और फिर आती है पल्मोनरी वेन्स, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है लंग्स से हार्ट तक। उसके बाद ब्रोंकियल सर्कुलेशन, जो कि न्यूट्रिशनल होता है, न्यूट्रिशन देने के काम आता है, जिसमें आती है हमारी ब्रोंकियल आर्टरीज। उसके बाद ब्रोंकाई और ब्रोंकियल ट्री की बात करेंगे। तो देखो, हमारा जो ट्रेकिया रहता है ना, वो डिवाइड रहता है राइट प्राइमरी ब्रोंकस में, जो कि शॉर्ट रहती है, वाइड रहती है और वर्टिकल रहती है, क्योंकि हमारा जो राइट लंग रहता है ना, वो कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा रहता है, तो उसका ब्रोंकाई का साइज़ थोड़ा छोटा रहता है। लेकिन हमारा जो लेफ्ट लंग रहता है ना, वो थोड़ा छोटा रहता है, तो उसका ब्रोंकाई का साइज़ थोड़ा बड़ा रहता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस लॉन्ग और नैरो होती है, मतलब थोड़ी लंबी और थोड़ी पतली रहती है, और जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस होती है ना, वो शॉर्ट रहती है, थोड़ी बड़ी रहती है। उसके बाद जो हमारी ब्रोंकस होती है ना, वो पहले प्राइमरी रहती है, फिर उसके बाद वो सब डिवाइडेड होती है, सेकेंडरी बनती है, फिर उसका और सब डिवीज़न होता है, फिर टर्शरी ब्रोंकाई आती है, उसके बाद वो ब्रोंक्योल्स में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्योल्स, और फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल्स, जहाँ से फिर एल्वियोलाइज अटैच होती है। और जो हमारा राइट ब्रोंकस होता है ना, वो थोड़ा वर्टिकल रहता है, थोड़ा सा ऐसा खड़ा रहता है, तो जो फॉरेन बॉडीज़ रहती है ना, वो इजीली एंटर होती है, तो कॉमनली राइट लंग में ही हमारी फॉरेन बॉडीज़ एंटर होती है, लेफ्ट लंग में थोड़ी कम होती है। और ये दिख रहे हैं हमारे सारे के सारे ट्रेकिया और सारी के सारी सब डिवीज़न ऑफ ब्रोंकाई, और फिर उसके बाद एल्वियोलाइज। अब हम बात करेंगे क्या क्या काम होते हैं हमारे कंडक्टिंग पार्ट के, क्योंकि यहाँ तक हमारा कंडक्टिंग पार्ट पूरा कवर हो चुका है। तो देखो, जो कंडक्टिंग पार्ट है ना, वो एयर कंडक्शन का काम करता है। ये प्रोवाइड करता है पाथवे फॉर एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स, मतलब एटमॉस्फेयर से लंग्स तक एयर लाने का काम किसका है, हमारे कंडक्टिंग पार्ट का। उसके बाद फिल्टरेशन, मतलब एयर को फिल्टर करने का काम हमारे कंडक्टिंग पार्ट का है, जिसमें नोज़ हेयर्स जो रहते हैं वो लार्ज पार्टिकल को फिल्टर कर देते हैं, जो म्यूकस रहता है वो ट्रैप कर लेता है हमारे डस्ट और बैक्टीरिया को,
और जो मैक्रोफेजेस रहते हैं ना वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे माइक्रोब्स को। उसके बाद एयर को थोड़ा गर्म करने का काम भी हमारे कंडक्टिंग पार्ट का रहता है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जो कोल्ड एयर होती है ना उसे थोड़ा मतलब बॉडी टेम्परेचर पे ले आती है 37 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर देने का काम भी हमारे कंडक्टिंग पार्ट का ही होता है, क्योंकि ड्राई एयर उतनी ज़्यादा ठीक नहीं रहती है। उसके बाद प्रोटेक्शन का काम भी डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आता है, जो कि वो भी हमारे कंडक्टिंग पार्ट का ही काम रहता है, जिसमें मैंने बताया था कि नीचे से ऊपर की साइड म्यूकस ट्रांसफ़र होता है, तो उसे हमने बोला था म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर, जिसके अंदर गॉबलेट सेल्स आती है जो कि म्यूकस बनाती है। उसके बाद सीलिया आता है जो कि पुश करता है म्यूकस को ऊपर की साइड, मतलब थ्रोट की साइड। उसके बाद या तो उसे वहाँ स्वेलो कर लिया जाता है या फिर कर्व्ड आउट कर दिया जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम एल्वियोलाई की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो देखो, ये है हमारी एक एल्वियोलाई, और ऐसे ढेर सारी एल्वियोलाइज होगी जिसका पूरा गुच्छा बना हुआ है ऐसे ना। तो देखो, ये जो है, ये जो डक्ट है जो कि हमारी ब्रोंकाई से जुड़ा हुआ है, ब्रोंकियोल से, इस नैरो ट्यूब को बोलते हैं हम एल्वियोलर डक्ट। तो ये यही नैरो ट्यूब रहता है जो कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ से एल्वियोलाई ओपनिंग्स जुड़ी हुई रहती है, और इसका काम होता है डायरेक्ट एयर डीपर इनटू लंग्स, मतलब एयर्स को डायरेक्ट लंग्स तक पहुँचाना, डीप तक। उसके बाद जहाँ पर सारी एल्वियोलाइज की ओपनिंग है उसे हम बोलते हैं एल्वियोलर सैक। तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोलाई ओपनिंग इनटू अ कॉमन चैम्बर, उसे हम बोलते हैं एल्वियोलर सैक, ये वाला। और ये लुक्स लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब यहाँ से ये ऐसे बंच, मतलब ऐसा अंगूर के गुच्छे जैसा नहीं दिख रहा, तो ये ऐसा दिखता है। ये रही हमारी सारी की सारी एल्वियोलाइज, जो कि मतलब एक ऐसे गुच्छे की तरह दिख रही है। उसके बाद जो हमारी एल्वियोलाई होती है ना उसे हम टाइनी एयर सैक्स बोलते हैं। ये मेन साइट होती है गैस एक्सचेंज की। ये कम से कम 300 मिलियंस होती है एक लंग के अंदर। ये सरफेस एरिया होता है इसका 70 से 100 मीटर स्क्वायर। और जो एल्वियोलाई होती है ना उसकी वॉल को हम मतलब उसकी वॉल को बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जो कि बहुत थिन होती है और अलाउ करती है डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होती है। और जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर होती है हमारी एल्वियोलर एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड कैपिलरी एंडोथेलियम। और इसकी जो थिकनेस होती है वो 0.5 माइक्रोमीटर होती है, मतलब एक्सट्रीमली थिन, बहुत ही ज़्यादा थिन होती है। और लंग्स के अंदर ना एल्वियोलाइज का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखता है, जो कि 300 मिलियंस ऑफ एल्वियोलाइज होती है लंग्स के अंदर, और 70 से 100 मीटर स्क्वायर का जो एरिया देती है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स पूरे के पूरे लंग्स को कवर करके रखता है। नाउ हम अब बात करेंगे सेल्स ऑफ एल्वियोलाइज की। तो एल्वियोलाई के अंदर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, जिसमें होती है टाइप 1 न्यूमोसाइट, टाइप 2 न्यूमोसाइट एंड एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, जिसे हम डस्ट सेल भी कहते हैं। तो ना यहाँ पे टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल जो है ना वो फॉर्म करती है थिन वॉल फॉर गैस एक्सचेंज, मतलब एल्वियोलाइज के ऊपर थिन वॉल देती है गैस एक्सचेंज के लिए। उसके बाद टाइप 2 न्यूमोसाइट सिक्रीट करती है सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट ना एक टाइप का लाइपोप्रोटीन होता है जो कि एल्वियोलाइज को कोलैप्स होने से बचाता है।
और एल्वियोलर मैक्रोफेजेस जो रहती है ना, वो डिस्ट्रॉय करती है बैक्टीरिया एंड डस्ट को। मैक्रोफेजेस से ही नाम समझ आ रहा है। अब यहाँ पे बताया गया है कि सर्फेक्टेंट क्या है। सर्फेक्टेंट ना टाइप 2 सेल से प्रोड्यूस होता है। इसका फंक्शन रहता है प्रिवेंट लंग कॉलेप्स, मतलब लंग्स को कॉलेप्स होने से बचाना। और ये जो टाइप 2 सेल्स है वो बहुत बार कम हो जाती है प्रीमेच्योर बेबीज़ में, तो उनके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आता है, मतलब दिखाई देता है बहुत बार। उसके बाद हम बात करेंगे पल्मोनरी कैपिलरीज़ की। तो हमारी जो एल्वियोलाई रहती है ना, वो सराउंड रहती है बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज़ के नेटवर्क से। और क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब गैस एक्सचेंज होता है ना, तो उसे बहुत क्लोज कांटेक्ट चाहिए रहता है एयर और ब्लड के बीच में। तो ये कैपिलरीज बहुत ही ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट मेंटेन करके रखती है बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाइज। आज के इस वीडियो में हमने अच्छे से रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे ऑर्गन्स को समझा है विद देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, और पूरा की पूरा अच्छे से पाथवे समझ लिया है कि किस तरह से हमारी एयर हमारे एल्वियोलाइज तक पहुंचती है, कौन से पार्ट्स कंडक्टिंग होते हैं एयर को पहुंचाने वाले, और कौन से पार्ट्स होते हैं जो कि हमारी एयर का एक्सचेंज करवाते हैं। नाउ अब हमें ये समझना है कि ब्लड में कैसे एक्सचेंज होता है गैसेस का। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे इन डिटेल। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग एंड कीप ब्रीथिंग। थैंक यू वेरी मच।